करके रखे होगे उससे ज्यादा ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं और आईएमई और पीएमई के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे थोड़ा सा एक चीज कर लेने दो, मुझे मेरा नोट्स में खोज लेने दो मैं कहाँ लिखा हूँ। Act not apply, mindset, meeting, power of committee, meeting, content. अरे यार कहाँ चला गया, पेज नंबर तो लिखे ही नहीं। रुक जाना बाबू, थोड़ा सा मुझे चेक कर लेने दो, मुझे मिल नहीं रहा उसका पॉइंट जो है ना, मैंने जो सबसे अच्छा तरीका से आखिर में जो अपडेट किया था उस नोट्स को मैं खोज रहा हूँ। मुझे 1 मिनट का थोड़ा टाइम दे दो। अच्छा 1 मिनट, इसको काम कर, इसको कल ही मैंने इसको स्टडी किया, संडे को इस नोट्स को फिर से अपडेट किया। हम कहाँ लिख दिए, मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा, अरे यार मिल जा रे, गलत हुआ। मिल नहीं रहा यार। मिल गया, ठीक, मिल गया, सॉरी यहीं पे है, उसी पन्ना में मैं इधर उधर खोज रहा। चलो, हेडिंग दो पीएमई एंड आईएमई, हेडिंग दो मेडिकल एग्जामिनेशन। हेडिंग क्या है बाबू, मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल, ठीक है, हेडिंग दे दो मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन के ऊपर है, मेडिकल एग्जामिनेशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब एक बात, कुछ लोगों का, बहुत लोगों का मैसेज आया, सत्य प्रकाश हो सकता है सर, क्लास क्या लिखे हो सर, क्लास लंबा हो रहा है, क्लास लगेगा तो भी चलेगा, मैनेजर आप ऐसे क्या लिखो सर, क्लास भले ही लंबा हो रहा है पर एक्स्ट्रा क्लास लगे चलेगा, मगर आप जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ाइए चलेगा। ठीक है, मैं समझ गया बाबू। देखो, तो हम लोग क्लास करते हैं क्या, हम लोग क्या करते हैं, अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या, मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। अब सवाल है कि मेडिकल एग्जामिनेशन का जरूरत क्यों पड़ता है, क्या है मेडिकल एग्जामिनेशन, मैं चीज समझा देता हूँ। जैसे डियर स्टूडेंट्स, एक बात सोचो, कोई व्यक्ति कहीं काम करने गया, अब वो काम कर रहा है, आप उसको क्या किया, उसको आप सैलरी 20,000 25,000 जो भी सैलरी दे रहे हो, मान लो आप सैलरी उसको 2 लाख रुपया ही महीना दे रहे हो, मैं क्यों मानू 2 लाख, ठीक है, 2 लाख जो कि एक मैनेजर पीओ का सैलरी रैंक का होता है, उतना सैलरी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, 2 लाख सैलरी दिया। अब बदले में क्या किया, उसको एक डिजीज दे दिया, ले भाई गिफ्ट, एक डिजीज है, नोटिफाइंग डिजीज, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। एक ऐसा डिजीज तुम उसको पकड़ा दिया कि जो नॉन क्यूरेबल है, जो ठीक नहीं हो सकता है, किसी भी हाल में ठीक कभी नहीं हो सकता है। तुम सोच रहे हो, तुम समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं तुमको, एक ऐसा तुम उसको बीमारी पकड़ा दी जो कभी ठीक नहीं हो सकता उस व्यक्ति को, जिंदगी भर उसके बीमारी लेके चलेगा। तो फिर उसको जॉब करके फिर 2 लाख रुपए तुम दो या 5 लाख रुपए, तो उसका क्या वैल्यू है। जिस बीमारी के कारण अगर मान लो उसका जो उम्र था 80 साल तक वो बेचारा जी सकता था मिनिमम, उस जो तुम रोक दे दी उसके कारण वो 40 साल या 50 साल में जाकर उसका डेथ हो जाएगा, 50 साल में डेथ हो जाएगा। तो तुम बता, तुम 2 लाख की जगह अगर तुम 5 लाख रुपए महीना उसको सैलरी दोगे, इस सैलरी का क्या वैल्यूज है, तो तुम उसका जिंदगी जो 30 साल तुम छीन लिए, उतना सैलरी देने के बाद भी, उतना सैलरी दे के तुम अगर उसका जिंदगी छीन ले रहे हो, तो सैलरी का क्या वैल्यूज है, कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि उतना सैलरी जो तुम दिए उससे तो उसका बीमारी होकर मर गया बेचारा, तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो क्या होता है, तो माइंस में ऐसा अगर किसी को बीमारी अगर होती है, ठीक है, किसी तरह कोई बीमारी या कोई लक्षण होता है, तो उसके रिगार्डिंग उसको जांच करने के लिए क्या होता है ना, ठीक है, हर समय रेगुलर बेसिस पे जांच हो, ऐसा व्यवस्था करवा के रखना है। माइंस में अगर किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को, सॉरी यार माफ करो मैं इंक भर रहा था, पहले समझाता हूँ।
देखो अगर किसी व्यक्ति को ठीक है इस तरह का कोई बीमारी कोई रोग हो जाए, ऐसा रोग तो हम कोई नहीं चाहेगा हो जाए, कोई डिपार्टमेंट नहीं चाहेगा, कोई सरकार नहीं चाहेगी। तो उसके लिए क्या नियम बना है? उसके लिए नियम बना है कि उसको मेडिकली जांच करवाइए, मेडिकल जांच करवाते रहिए। तो एक सवाल आता है कि सर ये पता कैसे चलेगा कि अब जैसे मान लो एक आदमी आया, उसको 1 साल नौकरी किया, फिर हम उसका जांच किया, पता चला उसका कैंसर निकला, लंग्स कैंसर निकला, इमेजिन करो। तो कैसे पता चले कि पहले नहीं था अभी अभी है? ये बात कैसे पता चलेगा कि पहले उसका लंग्स कैंसर नहीं है, अभी जाके हुआ है, 1 साल में हुआ है? तो इसलिए इसका 2 स्टेज है। एक होता है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसको बोलता है आईएमई। आईएमई मतलब जब तुम ज्वाइनिंग की उस समय तुम्हारा एक बार जांच करके सारा रिकॉर्ड तुम्हारा नाम पे रख लिया जाएगा कि हाँ ये इस व्यक्ति का है, ये व्यक्ति का जांच हुआ है, ये इसका रिपोर्ट है, ये सारा रिकॉर्ड है तुम्हारा। इनिशियली जांच करके रख लेगा वो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? वो जांच में अगर तुम पकड़ा गए कि कुछ ऐसा मान लो खतरनाक बीमारी है जो नहीं क्यूरेबल है, ये है वो है, उसमें तो नौकरी ही नहीं होता। सबसे प्रॉब्लम तो यही होता है, उसमें तो जॉब ही नहीं होता है। बहुत सारा ऐसा बीमारी पढ़ोगे उसमें जॉब नहीं होता है। जैसे विजन अगर तुम देख ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, आई आपका खराब है, नहीं देख पा रहे हो तो नहीं होगा। सुनने का क्षमता नहीं है तो नहीं होगा नौकरी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण नौकरी में अब नहीं होगा, ठीक है। अब आईएमए हो गया तो उसको बोलते हैं इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, दैट इज कॉल्ड आईएमए। अब अगर मान लो एक कंडीशन दूसरा बन रहा है, दूसरा कंडीशन क्या बन रहा है कि आपको हर एक टाइम इंटरवल के बाद आपका एग्जामिनेशन करना है। एग्जामिनेशन करेंगे, कौन करेंगे? एग्जामिनेशन डॉक्टर करेगा। डॉक्टर करने के बाद आपको बताया कि आपके शरीर में किस तरह का बदलाव हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है, उसका एक रिकॉर्ड रहेगा हमेशा। तो अगर मान लो किसी तरह का कोई चेंजेस या कोई बदलाव, कोई बीमारी आपके अंदर देखा जा रहा है, तो उस केस में क्या करेगी मैनेजमेंट? उस केस में आपको क्या कर सकती है कि जिस वजह से आपको बीमारी हो रही है, सपोज मैं उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, मान लो आपको आंख में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, और आपको क्या ड्यूटी दिया है? आपको दिया एसडीएल ऑपरेटर या डंपर ऑपरेटर, जो रात में आप डंपर चला रहे हो। इमेजिन करो आप रात में डंपर चलाने काम करो और आपका आंख में प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या ये उचित है कि उसी आदमी से केवल डंपर चला जाए नाइट शिफ्ट में? प्रॉब्लम, क्योंकि उसका आंख का इफेक्ट प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके सारे में क्या है कि नहीं, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है इनिशियल स्टेज में हम पकड़ा जा रहा है तो उसको उस तरह का काम नहीं देंगे, यानी उसको काम देंगे, हो सकता है उसको केवल दिन में चलाए, कम टाइम देके चलाए। अब उसको तुम आंखें छीन लो तो उस सैलरी का क्या वैल्यू उसके लिए? तुम 1 लाख सैलरी दो या 2 लाख रुपए सैलरी दो, उस सैलरी का क्या वैल्यू? अगर उसको आंखें चला जाए तो उतना पैसा लेके कहां देखने जाएगा? आगरा का ताजमहल ना देख पाएगा, ना कहां कुतुब मीनार देख पाएगा वो बेचारा। तो उस सैलरी का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए क्या होती है कि कोई भी आदमी का जो बीमारी है, रोग है, उसको इनिशियल स्टेज में जांच कर लिया जाए। इसके लिए जो तरीका होता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए सबसे पहले हम लोग उसका जांच करवाते हैं। तो जांच जो होता है 2 तरीका से होता है, एक होता है आईएमई और दूसरा होता है पीएमई। दूसरा क्या होता है? पीएमई, जिसको फॉर्म याद नहीं है, फॉर्म यहां से आसानी से उसको याद हो जाएगा आज के क्लास में। ये क्लास का और एक खूबसूरती चीज है। तो आईएमई और पीएमई 2 चीजें करना होता है। तो आईएमई क्या होता है? जब आप जॉब के समय, जब आपका जॉब के समय जो एग्जामिनेशन होता है ना, तो उसको बोलता है आईएमई। और पीएमई मतलब होता है पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। पीरियोडिकल मतलब क्रमगत तरीके से, एक समय के बाद, है ना, लगातार क्रमिक रूप से किया गया मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जो भी आदमी कभी काम करता है ना, तो हर एक आदमी का मेडिकल जांच होना चाहिए। उसके लिए टाइम फिक्स किया गया है कि इतना साल के अंदर सबका जांच करना है। यही नियम सब जगह लागू होता है, कोल इंडस्ट्री में, हर एक माइंस में लागू होता है, उसको जांच करना ही पड़ेगा। तुम बोलोगे सर प्राइवेट कंपनी में जाएंगे तो क्या वहां पर भी जांच होता है? उसमें और ज्यादा बेहतर तरीके से जांच होता है, बेहतर तरीके से रिकॉर्ड रखते हो, ठीक है। समझ में आया क्या बोले? तो ये सारी चीजें हैं बेसिकली। तो आईएमई होता है और पीएमई होता है, ये दोनों चीज पे जांच करके सारा रिकॉर्ड होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आईएमई हो गया और पीएमई हो गया, 2 बातों को समझ में आया कि ये 2 तरह का जांच होता है। अब हम लोग इसको लेकर डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि आईएमई करते हैं तो कैसे नोटिस दिया जाएगा, पीएमई कैसा होता है, नहीं होता है, कितना अंतराल पे होता है, नहीं होता है। हम लोग एक एक पॉइंट को उठाएंगे और एक एक पॉइंट के ऊपर डिटेल्स में चर्चा करेंगे, क्या करना है नहीं करना है, इस पर हम लोग का चर्चा होगा, देखेंगे, ठीक है। चलो, तो अब हम लोगों का हो गया, यहाँ पे हम लोग अपना टॉपिक और सेशन को स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो चीज था, सिंपल क्या है? मेडिकल जांच है। मेडिकल जांच 2 तरह का होता है, एक इनिशियल मेडिकल जांच होता है और एक पीरियोडिकल मेडिकल जांच होता है। पूरा का पूरा टॉपिक जो है इसी पर बेस करके बनाया गया है, इसी पे सारा का सारा चीज होगा, इसी के ऊपर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हेडिंग दो कि ठीक है, जांच, जो मेडिकल एग्जामिनेशन कितना टाइप का होता है? टाइप, कितना तरह से जांच होता है? तो 2 होता है। एक नंबर में लिखो, ए नंबर में लिखो आईएमई। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? आईएमई। आईएमई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, बुझाया? तो जब कोई व्यक्ति ज्वाइनिंग के समय, जब उसका ज्वाइनिंग के करते समय जब उसका जांच होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईएमई। दूसरा क्या होता है? पीएमई।
इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। स्पेलिंग नहीं लिखा यार। पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आईएमए हो गया और पीएमई, दो तरह का जांच होता है, माफ करना, पीएमई। ठीक है, तो पीएमई आईएमए दो तरह का जांच होता है, एक हो गया इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और दूसरा क्या हो गया? पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी एक निश्चित समय के अंतराल पे किया गया एग्जामिनेशन को हम लोग बोलते हैं पीएमई। तो जो आईएमए होता है, इस आईएमए में तुम लिख सकते हो कि आईएमए क्या होता है? ये ड्यूरिंग जॉब के समय होता है ना। आईएमए क्या होता है बाबू? एट ज्वाइनिंग टाइम। ये कब होता है? तुम इसमें एक बात नोट करके लिख सकते हो छोटा सा, एट ज्वाइनिंग टाइम, जब आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, है ना, ज्वाइनिंग के समय, एट ज्वाइनिंग टाइम, जब आप कभी ज्वाइन करोगे ना उस समय जो होता है उसको बोलते हैं आईएमए बोलते हैं, एट ज्वाइनिंग टाइम। आपका जब जॉब हो रहा है उसमें ज्वाइनिंग के समय होता है। और ये जो पीरियोडिकल एग्जामिनेशन क्या होता है? देन उसके बाद जितना भी होता है ना, ड्यूरिंग वर्किंग के समय होता है, ड्यूरिंग वर्किंग टाइम, काम करने के दौरान, जब आप काम कर रहे हो ना, वर्किंग में जब है ना, जब आपका एम्प्लॉयमेंट है, तब जो होता है उसको बोलते हैं पीएमई। आईएमए एक ही बार होता है। आईएमए क्या होता है? एक ही टाइम होता है, बस एक ही बार होता है, और वो कब होता है? आपका ज्वाइनिंग के समय वन टाइम होता है। ठीक है, और बाकी जितना भी होता है सबको हम लोग क्या बोलते हैं? पीएमई बोलते हैं। तो मोटा मोटा एक छोटा सा अगर तुम स्टेटमेंट लिख के रखते हो तो फ्यूचर में आप कभी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये आईएमई है और ये पीएमई है। तो ये बोलते हैं, दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? मेडिकल एग्जामिनेशन। दोनों को मिला क्या बोलते हैं? मेडिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। दोनों को मिला के एक साथ क्या बोलेंगे? मेडिकल एग्जामिनेशन। ये भी मेडिकल एग्जामिनेशन है, ये भी मेडिकल एग्जामिनेशन है, दोनों मेडिकल एग्जामिनेशन है, चाहे आईएमई हो या पीएमई हो। अब सवाल है कि सर एक आदमी आईएमई करके आया, अब माइंस में ज्वाइन किया, तो क्या उसको पीएमई करवाएंगे? नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो आया। जैसे उदाहरण में देता हूं, सपोज जैसे मान लो कि तुम एनसीएल ज्वाइन किए, जैसे हम लोग का सीसीएल में नियम है, मान लेता हूं सीसीएल का नियम देखो। सीसीएल में क्या होता है? उसका जितना भी पीएमई होता है ना, वो कहां होता है? वो हेडक्वार्टर में होता है, हेडक्वार्टर में होता है। हेडक्वार्टर कहां? रांची में होता है। ठीक है, रांची में होता है। और यही तुम डब्ल्यूसीएल जाओगे तो डब्ल्यूसीएल में क्या होता है? वो जितना भी होता है ना, एरिया लेवल में होता है, मतलब तुमको अपॉइंटमेंट लेटर दे देगा और तुमको भेज देगा कि उस माइंस का उस एरिया में चले जाइए, आप उस एरिया में जाके आप ज्वाइनिंग कीजिए। देखना, समझना अंतर क्या है। जो पीएमई हो, जो मेरा क्या मैं बताया, जैसे यहां पे मैंने क्या बताया कि ये वाला कहां हुआ? हेडक्वार्टर में हुआ, और ये वाला कहां हुआ? एरिया में हुआ। तो चलो एरिया में हुआ तो यूनिट में जब तुम जाओगे ना, तो उस यूनिट में पहुंचा देना एरिया से आसान है ना। एरिया से जिस माइंस में तुम गए हो वहां पहुंचाना आसान है, क्योंकि वो उसी में होता है। तो ये तो चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो माइंस में गए, माइंस मंगा लेगा यहाँ से कि सर इसका जो पीएमई का रिपोर्ट जो है आप हमको दे दीजिए, हम रखेंगे, चलो माइंस में भेज दिया जाएगा। ठीक, समझ में आया। लेकिन हेडक्वार्टर का अगर हॉस्पिटल में अगर किसी का हुआ है, हेडक्वार्टर मतलब रांची में किसी का एग्जामिनेशन हुआ है, और हम जैसे मान लो खुसरो बोकारो में हम जॉब कर रहे हैं, मान लो मेरा बोकारो में जॉब है, ठीक है, खुसरो में मैं जॉब करता हूं, तो खुसरो में मेरा जॉब है, तो खुसरो में क्या वो फिर से हम खुसरो आके जब ज्वाइनिंग करेंगे अपना धोरी एरिया, तो क्या यहाँ फिर से करवाना होगा? नहीं। क्यों नहीं करवाना होगा? क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसी कंपनी का इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लिया है। अब अगर हम मान लो ईसीएल गए हैं, तो क्या ईसीएल में करवाना होगा? मान लो ट्रांसफर मेरा हुआ है तो नहीं करवाना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है यही रिकॉर्ड वहां पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका आईएमई पीएमई जस्ट अभी हुआ है। तो ये क्या होता है ना, ये ऐसा नहीं होता कि आप जहां जाओगे वहीं पे आपको चेक करेगा। हाँ, एक कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी में तुम गए, ऑल इंडिया छोड़ के तुम मान लो टाटा अडानी में गए, टाटा में गए, अडानी को कोई माइंस में गए, उस केस में तुमको फिर से करेगा, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड अलग होगा। ठीक है, ये पॉसिबल है, ठीक है ना। लेकिन ऑल इंडिया के एक सब्सिडरी से दूसरा सब्सिडरी जाओगे इवेंट, तो वहां पर भी नहीं होता है। ठीक है, वो नहीं होता है। तो ये कुछ बातें हो गई मोटा मोटी पीएमई आईएमई से रिलेटेड, तो ये होता है। अब हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक को, हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि इसका नोटिस, पहला पॉइंट तो हो गया टाइप क्या होता है, दूसरा पॉइंट में हम लोग बात करते हैं कि इसको सूचित कैसे किया जाएगा, किस तरह से किसी व्यक्ति को सूचित किया जाएगा कि किसका पीएमई होगा, किसका आईएमई होगा, क्या होता नहीं होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग किस तरह से किसी व्यक्ति को सूचित करना, नोटिस कैसे देना है, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको समझ में आ गया पीएमई आईएमई के बारे में कि क्या होता नहीं होता। अब देखो, तो अब सबसे पहले बात है, इसमें दूसरा पॉइंट स्टार्ट करता, नोटिस। इसका नोटिस सूचना कैसे मिलेगा? ठीक है, नोटिस, इसका 2 बार नोटिस दिया जाता है। फर्स्ट नोटिस, ए नंबर, फर्स्ट नोटिस उसको बोलते हैं, फर्स्ट नोटिस। नोटिस जिसको पीएमई करवाना या आईएमई करवाना है, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन या पीएमई करवाना है, उसको कैसे सूचित करेंगे हम लोग? तो पीएमई और आईएमई का जो पहला नोटिस उसको दिया जाएगा। ठीक है, कैसे देंगे हम लोग? ठीक है, इन फॉर्म ओ। नोटिस कैसे देंगे हम लोग, किस फॉर्म में देंगे? इन फॉर्म
माफ करना, इन फॉर्म एम, कौन सा फॉर्म में देंगे, एम फॉर्म में देंगे, बिफोर कितना दिन, बिफोर, ये सब तुम लोग पढ़े हो, बिफोर 20 डेज, 20 दिन पहले उसको नोटिस देंगे कि भाई तुम्हारा क्या है, पीएमई है, तुम जाके अपना नोटिस, वर्कर को दिया जाएगा, फर्स्ट नोटिस देंगे, जिसको पीएमई करवाना उसको देंगे, कितना दिन पहले, इन फॉर्म किस में देंगे, एम में देंगे, कितना दिन पहले देंगे, 20 डेज पहले। बी नंबर, ठीक है, बी नंबर क्या, जब वो व्यक्ति अगर मान लो किसी कारण से पहला नोटिस मिलने के बाद वो नहीं जा पाया, इसको मैंने क्लास में भी समझाया, अब थोड़ा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करो। बाबू बहुत ज्यादा रो रहा, थोड़ा चुप कराता है, करेगा अल्लाह, तुम चुप रहिए, करेगा अल्लाह तुम ज्यादा, हाँ क्या है, क्या हुआ तुमको, क्या, चुप रहो मत, अभी पढ़ने बैठा देंगे बेटा, हाँ सब याद करना पड़ेगा, चुप, ठीक है। सेकेंड एंड फाइनल नोटिस, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सेकेंड एंड फाइनल नोटिस होता है, फाइनल नोटिस, सेकेंड और फाइनल नोटिस होता है, ठीक है, नोटिस, सेकेंड और फाइनल नोटिस किसमें देते हैं, यार पढ़ाई के नाम पे सबको डर लगता है, ठीक है, तुम ही लोग नहीं हो, किसमें देते हैं, इन फॉर्म, किसमें देते हैं, फॉर्म एन में देते हैं, बिफोर कितना दिन पहले देते हैं, बिफोर कितना दिन पहले देते हैं, बिफोर कितना दिन पहले देते हैं, इसको हम लोग 10 डेज, बिफोर 10 डेज, 10 दिन पहले दिया जाता है। तो नोटिस देने का जो प्रोसेस क्या है बाबू, किसी को सूचित कैसे करेंगे हम लोग, अगर किसी को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एक नोटिस देते हैं, नोटिस दिया जाता है, नाम के साथ निकाला जाता है, क्या आपका, उसमें क्या होता है नोटिस में, मैं समझा देता हूँ, उसमें लिखा रहता है, एक लेटर होता है, लेटर किसके नाम पे होता है, वर्कर के नाम पे होता है, कि उसको लिखा रहता है इतना, मेन नंबर ये, शिफ्ट ये, आपको सूचित किया जाता है कि आपका जो है दिनांक इतना, तारीख इतना बजे इस हॉस्पिटल में पीएमई करवाना है, उसमें हेडिंग रहता है फॉर्म एम, ऐसा लिख के नोटिस करके हम लोग भेज देते कि भाई जाइए आप अपना पीएमई करवाए। अगर वो नहीं गया तो सेकंड और फाइनल नोटिस फिर से फॉर्म एन में देके उसको लोग भेजते हैं कि जाइए आपको फॉर्म एन के तहत आपको सूचित किया जाता है कि आप जाइए दूसरा बार जाके मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए। तो दो बात समझ में, आप नोटिस दिए, अभी क्या किया आपको पता चला कि क्या करना है, आपको पीएमई और आईएमई जांच करवाना है, आईएमई मतलब इनिशियल और पीएमई मतलब क्रिटिकल। तुम बोलोगे सर ये नोटिस किसके लिए है, तो बाबू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या आता है सर, तो मेडिकल एग्जामिनेशन में आता है ना, पीएमई भी आता है और क्या आता है, आईएमई भी आता है, तो दोनों में ये नियम लागू होता है ना, पीएमई आईएमई दोनों में नियम लागू होता है, ऐसा नहीं कि सर पीएमई में लागू होगा आईएमई में नहीं, तो ये होता है नॉर्मली। तो फॉर्म एम और एन दोनों में नोटिस देके हम लोग सूचित करेंगे, ठीक है, ठीक है, चलो तो ये मोटा मोटी हो गया, नोटिस दे दिए हम लोग। अब तीसरा नंबर, अब नोटिस के बारे में समझ में आया कि नोटिस दिए, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति का पीएमई और आईएमई हुआ, ठीक है, तो ये बात बताओ कि जो पीएमई आईएमई उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, स्टैंडर्ड 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 किस किस स्टैंडर्ड के तहत उसका पीएमई और आईएमई लिया जाएगा। तो इसका जो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, तो पीएमई अगर जैसे हम लोग बात करते हैं, मान लो इसमें भी 2 पॉइंट आएगा, अगर हम लोग पीएमई, अगर हम लोग मान लो आईएमई का बात करते हैं, आईएमई, चलो पहले पीएमई लिख देता हूं। पीएमई का अगर बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड किसमें, फॉर्म किसमें, फॉर्म एम, सॉरी पी में इसका स्टैंडर्ड जो बारे में जिक्र किया गया है, और बी नंबर अगर आईएमई का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर आईएमई का बात करते हैं तो आईएमई का स्टैंडर्ड किसमें है, फॉर्म किस तहत होता है, फॉर्म P1 के तहत होता है ना, P1। अब एक सवाल आता है कि सर यहाँ पे बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि फॉर्म P और P1, तो P और P1 में ऐसा क्या क्या चीज है, थोड़ा सा एक बार मैं आपको आपके सामने रखता हूं कि बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, क्या क्या चीज ऐसा होता है जो P में है और P1 में है, ठीक है। तो बताओ आप लोग के हिसाब से P वाला ज्यादा उसमें चेकअप होगा ना, P1 में होगा, तो मेरे हिसाब से P1 में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इनिशियली तुम किसी को ले रहे हो, अगर किसी को इनिशियल स्टेज पे तुम लोगे तो उसको ज्यादा जांच पड़ताल करके लोगे ना। तो P1 आईएमई क्या है, इनिशियल ज्वाइनिंग के समय है, तो ज्वाइनिंग के समय अगर आईएमई तुम जांच कर रहे हो तो उसमें ज्यादा जांच इसमें होगा, P1 में होगा, और पीएमई में क्या होगा, नॉर्मल जांच होगा, ठीक है, नॉर्मल होगा, जैसे ब्लड प्रेशर क्या है, आपका हाइट वेट क्या है, ये सब जांच उच किया, ठीक है, बाकी चीजें क्या है, ये सब बेसिकली जांच होगा। लेकिन P1 में जो होगा उसका थोड़ी डिटेल्स में जांच करना चाहिए, क्योंकि वो ज्वाइनिंग के समय का जांच है, इसमें किसी तरह का त्रुटि रह गया तो बहुत दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो मोटा मोटी बात हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि मेनली क्या होता है, इसमें क्या लिखा हुआ है, जो आई जो है, ठीक है, जैसे तुम्हारा आईएमई का अगर बात करें तो इसमें दोनों आई होता है ना, तुम्हारा क्या बोलते हैं, फॉर द वर्कर एम्प्लॉय अगर हो तो 6/12 आई होना चाहिए, और अगर एम्प्लॉय जो है ना, एम्प्लॉय बिलो ग्राउंड के सरफेस के लिए तो 6/12 चलेगा,
और अगर अंडरग्राउंड के लिए तो 6x6 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आंख का जांच होगा। ठीक है, और क्या जांच होगा तुम्हारा, स्किन टेस्ट होता है। ठीक है, लोकोमोटर सिस्टम जो टेस्ट होता है, लिम्ब वगैरह, हाथ वगैरह कैसा आपका काम कर रहा है, किसका टेस्ट होता है। लोकोमोशन तुम लोग पढ़े होगे, फिजिक्स का बायोलॉजी का टर्म है, जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरा स्थान पर जाता है उसको लोकोमोशन बोलते हैं ना। तो लोकोमोटर सिस्टम चेक होता है, तुम्हारा जाने आने का जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो तुम बोल सकते हैं इस तरह से। नाइट ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। कलर ब्लाइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर ब्लाइंडनेस एक बात तुम लोग टेस्ट कर सकते हो कि तुम लोगों में किसी में कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है ना। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है बाबू, कि कुछ लोगों को ना कलर नहीं दिखता है, कलर को पहचान नहीं कर पाते। तो ये एक बीमारी, कॉमन बीमारी है, बहुत लोगों में होता है, नहीं पता चलता इनिशियल स्टेज में। तो आप लोग क्या कर सकते हो, कलर ब्लाइंडनेस बोल के ना सर्च कर सकते हो क्रोम में, उसमें कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर पिक्चर मिलेगा, उसमें नंबर लिखा रहता है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस अगर किसी का हो तो जरूर एक बार अपने आप को ये चेक करवाना, मेडिकली जांच करवाना कि कहीं सच में मेरा कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। तो तुम पकड़ा जाओगे, तुम वहां पे पास नहीं कर पाओगे उस एग्जामिनेशन को। तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखने वाला बीमारी नहीं होना, इसको रतौंधी बोलते हैं ना, विटामिन ए का कमी के कारण होता है। इसका नाम है रेक्टिफेरॉल नाम है शायद इसमें भी। तो विटामिन ए का कमी से जो होता है उस बीमारी, वैसा बीमारी नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पीच तुम ठीक से बोल पाओ, देयर शुड बी एनी ऑब्जेक्शन डिजीज, आई से रिलेटेड कोई अदर डिजीज नहीं होना चाहिए। हेयर, तुम्हारा सुनने का क्षमता गुड होना चाहिए। तुम्हारा चेस्ट का एक्सरे होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक ये चेक होगा। बहुत तरह का टेस्ट होता है ना, तुम्हारा टेस्ट होता है वहां पर, नर्वस सिस्टम का टेस्ट होता है। तो ये सारा चीज का जांच होता है। किसमें लिखा हुआ है, सारा का सारा जांच P1 में लिखा गया है। ठीक है, अब P में अगर तुम देखोगे ना तो मोटा मोटे P1 में अगर तुम देखोगे तो 14 तरह का जांच के बारे में जिक्र किया गया है। वही फॉर्म P में देखते हैं तो मात्र 11 जांच, यानी 3 जांच क्या है, कम है। 3 जांच कम है और इसका डिटेल्स भी कम है ना, डिटेल्स भी क्या है, कम है। नॉर्मल जो जांच होता है वो सारी चीजें होती है। तो नॉर्मल तुम देखोगे P1 में कितना तरह का जांच होता है, तो 14 तरह का जांच होता है। और P में देखोगे तो 11 तरह का जांच है, मतलब P वाला में कम जांच है। इसमें इसके जो स्टैंडर्ड है कम है और इसमें ज्यादा स्टैंडर्ड का जांच। इसमें सारा लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको दिया गया है। तो मोटा मोटी सारी चीजें होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका होना चाहिए। बाकी सब मेडिकल टर्म में बहुत सारा मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पा रहा हूँ। सिंपल बात यही है, मेडिकल का टर्म बहुत सारा लिखा हुआ है ना। तो किसी के बारे में, जैसे स्पायरोमीटर टेस्ट होता है, स्पायरोमीटर टेस्ट हम लोग से करवाया गया था। एक होता है उसमें ब्लो करना होता है, फूकना होता है स्पायरोमीटर, उसमें तुम्हारा चेस्ट का एफिशिएंसी के बारे में पता चलता है। उसमें कितना तुम फूक के उसको फुला, मतलब कुछ एक ऐसा टेस्ट होता है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा एग्जैक्टली, फूकना पड़ता है, उसमें काटा कुछ ऊपर उठता है। ठीक है, तो स्पायरोमीटर टेस्ट होता है, अलग अलग तरह का टेस्ट होता है। कभी तुम दोगे तो तुमको बहुत, मतलब कभी इसमें हेडेक लेने वाली बात भी नहीं है, क्या अगर बहुत हेडेक वाला स्ट्रेस, ऐसा कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल चीज है, आसानी से सब चीज हो जाता है। ठीक है, सिर्फ आंख अपना देख लेना कि कलर ब्लाइंडनेस ना हो, बाद बाकी सारी चीजें के लिए तुम क्वालिफाई कर जाओगे, कहीं कोई इशू नहीं आएगा। तो ये 2-3 चीजें हो गई। पहला नंबर हम लोग देखें कि मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या जांच होता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में एक IME होता है, एक PME होता है। 2 बार समझ में आया। नोटिस कैसे देते हैं हम लोग, तो पहला नोटिस देते हैं हम लोग फॉर्म M में देंगे, अगर वो नहीं जा पाया तो फिर फॉर्म N में देंगे। 2 नोटिस दिए। उसके बाद स्टैंडर्ड क्या है, P और P1 के तहत उसका स्टैंडर्ड में जांच होता है। अब हम लोग बात करते हैं, अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी को कोई दिक्कत हो सवाल में तो प्लीज पूछ ले, बतन पैसे। ठीक है, चलो बात मत करो, आपस में डिस्कशन मत करो। अगर बात करोगे तो तुम्हारा चैट हमेशा के लिए बंद कर दूंगा मैं। ठीक है, आपस में चैट मत करो, केवल उतना ही मैसेज करो जो जो तुम्हारा काम करो। टैटू वगैरह के लिए उतना इशू नहीं होता, ये जॉब तुम्हारे इसके रिलेटेड नहीं है। टैटू वटू रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम जाते हो, जैसे डिफेंस में तुम जाओगे ना, तो उसमें टैटू से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जैसे एयरफोर्स में गए, आर्मी में जाओगे तो वहां टैटू रिलेटेड प्रॉब्लम करता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि सर मेरा नहीं, तुम बनवा लिए जाके, इतना मत कलाकारी करना। ठीक है, मत करवाना। नहीं है, अगर है तो डरने वाली बात नहीं है, कुछ होगा नहीं, उतना चेक नहीं होता है, वो सब चेक, वो सब के लिए कोई इशू नहीं होता है। देखो, जहां पर तुम्हारा जो सर्विस है, जो सर्विस तुम्हारा जैसा डिफेंस से रिलेटेड सर्विस होता है ना, तो वहां पर टैटू टू मार्क होता है, क्योंकि वो तुम्हारा एक आइडेंटिटी मार्क बन जाता है कि इस व्यक्ति के शरीर में टैटू है और ये इस चीज से रिलेटेड है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। स्पेशली इसलिए वहां पे मना करते हैं डिफेंस वगैरह में। चलो अब बात नहीं करते हम लोग आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मेडिकल एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन। चलो, तो अब इसके बाद हम लोग हो गया PME हो गया और IME हो गया। नोटिस दे दिया हम लोग। नोटिस देने के बाद हम लोग क्या किया, उसका स्टैंडर्ड के बारे में पता कर लिया। अब बात ये आता है कि अगर किसी का रिपोर्ट, अब इसका बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, तो जो भी हो PME हो या IME, उसका जो रिपोर्ट बनेगा, रिपोर्ट
रिपोर्ट शैल बी, ठीक है, शैल बी प्रिपेयर इन फॉर्म, कौन होगा, फॉर्म क्या होगा, फॉर्म इसमें ओ में होता है, रिपोर्ट क्या होता है, फॉर्म में होता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक बात तुमको जानना चाहिए कि जो रिपोर्ट क्या होता है, फॉर्म में होता है। अब ये जो रिपोर्ट का कॉपी होता है ना, सभी के पास होता है। जो रिपोर्ट का कॉपी होता है ना, किसके किसके पास होता है, रिपोर्ट किसके किसके पास रहता है, रिपोर्ट शैल बी केप्ट, ठीक है, ठीक है, रिपोर्ट शैल बी केप्ट। रिपोर्ट कौन कौन रखेगा, ए नंबर पॉइंट, इसमें बी नंबर पॉइंट, रिपोर्ट कौन कौन रखेगा, रिपोर्ट शैल बी केप्ट। किसके पास रिपोर्ट रखा जाएगा, इसमें तीन बातें, एक नंबर, ठीक है, जहां पे तुम एग्जामिन किए, ठीक है, मेडिकल, ठीक है, जहां तुम्हारा मेडिकल एग्जामिनेशन हो, जैसा हॉस्पिटल में हुआ है तो मेडिकल एग्जामिनेशन हॉस्पिटल में हो तो हॉस्पिटल में एक कॉपी रहेगा। दूसरा नंबर, माइंस ऑफिस में रहेगा, कहां रहेगा वो, माइंस का ऑफिस में रहेगा, ऑफिस में, ठीक है, ऑफिस में रहेगा। तीसरा नंबर कहां रहेगा, एक कॉपी उसका वर्कर को देना पड़ेगा, वर्कर के पास एक कॉपी रहेगा। तो हर किसी के पास रिपोर्ट का कॉपी रहेगा, रिपोर्ट शैल बी केप्ट। रिपोर्ट कॉपी लिख लो, कॉपी, ओरिजिनल तो नहीं है, कॉपी होता है। तो रिपोर्ट का कॉपी जो होता है किसके किसके पास रहेगा, शैल बी केप्ट, हॉस्पिटल में, माइंस का ऑफिस में और वर्कर के पास रहेगा। और जो माइंस और ऑफिस में जब रखोगे ना, तो कितना साल के रखना पड़ता है पता है, फॉर मिनिमम 10 साल। कितना साल, वो मिनिमम 10 साल के लिए, याद रखना, मिनिमम 10 साल के लिए उसको सुरक्षित रखना पड़ता है, ठीक है। मिनिमम कितना साल के लिए उसको लोग सुरक्षित रखते हैं उस रिपोर्ट को, तो कम से कम 10 साल के लिए उस रिपोर्ट को क्या करते हैं हम लोग, ऑफिस में, माइंस का ऑफिस में सुरक्षित पूर्वक रखते हैं, ताकि ताकि क्या हो, कभी किसी को जरूरत पड़े तो उसको जरूरत पड़े। अब सवाल ये आता है, सर रिपोर्ट तो उस आदमी का है, फिर हम काहे रखें, हमको क्या मतलब है रखने का, मैं बता दूं इसके पीछे रीजन क्या है। पहले इसको लिखो, ठीक है बाबू, इसको लिखो, मैं समझा देता हूं कि रिपोर्ट रखने का जरूरत क्यों पड़ता है, किसी और व्यक्ति का रिपोर्ट ऑफिस क्यों रखेगा, क्या जरूरत है, मैं समझा देता हूं। चलो ये मोटा मोटी होगा आप लोगों का। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा पानी ला दीजिए, पानी ला दीजिए। देखो, तो ये रिपोर्ट के बारे में हो गया, रिपोर्ट से रिलेटेड हम लोग देखिए कि ऑफिस में रखना है और ये इसके पास रहेगा। अब सवाल ये है, हाँ दोनों का रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट, रिपोर्ट मतलब सब का रिपोर्ट। अब एक सवाल है कि सर माइंस का ऑफिस में रखने का जरूरत क्यों पड़ता है, चलो वर्कर की रिपोर्ट है, वर्कर को दे दियो तो खुश हो गया, हम क्यों रखेंगे। देखो वो क्या होता है, जब एक्सीडेंट होता है ना किसी का, तो उसमें डीजीएमएस मांगते 7 डेज, जैसे एक्सीडेंट होता है तो रिपोर्ट करना होता है, तो फॉर्म 4A में रिपोर्ट करते हैं हम लोग, फिर फॉर्म 4B में उसका डिटेल्स देना होता है। उस डिटेल्स में ना उसका मांगा जाता है कि उसका पीएमई कब हुआ था लास्ट। देखो अब बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, मेडिकल बहुत सारा, किसी भी व्यक्ति के एक्सीडेंट के पीछे उसका फिजिकल, मेंटल, ठीक है, और मेडिकल कंडीशन जिम्मेवार होता है। कोई व्यक्ति अगर मेडिकली फिट ना हो तो क्या एक्सीडेंट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो तुम उसका मेडिकली जांच करवाया कि नहीं, जो नियम में है, अगर तुम नहीं करवाए तो तुम जिम्मेवार है। इसीलिए ना उसका मेडिकल का रिपोर्ट मांगा जाता है उस व्यक्ति का। समझना क्या बोले, उस व्यक्ति का क्या होता है, मेडिकल का रिपोर्ट मांगा जाता है। हाँ ये व्यक्ति का मेडिकल रिपोर्ट आपके पास है कि नहीं, इसलिए 10 साल तक तुमको संभाल के रखना होता है हर एक व्यक्ति का रिपोर्ट को, ठीक है। 10 साल तक तुमको संभाल के रखना होता है उस व्यक्ति का रिपोर्ट, कभी भी मांगा जा सकता है कि हाँ उस व्यक्ति का हमको रिपोर्ट दीजिए। तो उसका एक कॉपी हम लोग क्या करेंगे, उस वर्कर को भी देंगे, साथ ही साथ वर्कर मतलब वहां वर्कर मत समझो, यहाँ एम्प्लॉय समझो, है ना, एम्प्लॉय। वर्कर जब बोलते हैं ना दिमाग में एक ही बात चलता है कि कामगार, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय मतलब सभी है, सरदार, ओवरमैन, फायर, हर एक व्यक्ति इसमें सम्मिलित है, ठीक है। ये हो गया, अब ये बात हो गया। यहाँ पे हम लोग देखें रिपोर्ट के बारे में, देखें तो रिपोर्ट और में बनता है और ये 3 जगह इसका कॉपी रहेगा, एक हॉस्पिटल के पास रहता है इसका कॉपी, एक कॉपी जो होता है मेडिकल ऑफिस में रखना होता है और एक वर्कर के पास होता है, 3 कॉपी होता है, ये सारी चीजें होती है। अब एक चीज हम लोग बात करते हैं, अब जैसे कुछ अदर चीज के बारे में, इसी से रिलेटेड कुछ अदर पॉइंट लिखते हैं। तो मोटा मोटी पीएमई के बारे में तुम देखोगे, आईएमई के बारे में देखोगे, तुम्हारा सारा आइडिया क्लियर हो गया होगा कि पीएमई आईएमई में हो क्या रहा है। अगर तुम देखो तो यहाँ पे तुम्हारा इससे ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं लग रहा तुमको। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को हम लोग क्या किए, उसको भेजे, कहाँ भेजे भाई, पीएमई करने जाओ, तो पीएमई कराने नहीं गया, फिर दोबारा दिए, दोबारा गया, वो दोबारा जा करवा का है, सब चीज तुमको ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन इसके साथ कुछ अदर कंडीशन, अदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 नंबर में हम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। वो तुमको समझ में आएगा, वो इसको और क्लियर करेगा। इतनी ही बात है ना, उसको क्लियर करने के लिए 5 नंबर में अदर करके 5 नंबर हेडिंग दो, उसमें कुछ बातें लिखो, अदर इंपॉर्टेंट नोट। जैसे पहला इंपॉर्टेंट नोट क्या, आप जैसे मान लो
एक सवाल उठता है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है, अगर उसको मान लो पीएमई आईएमई नोटिस सेकंड देने के बाद भी नहीं गया, ठीक है, सेकंड नोटिस में मिस करता, तो क्या होगा, उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? अगर कोई व्यक्ति को हम सेकंड और फाइनल नोटिस दिया और उसके बावजूद भी उस ऑर्डर को क्या किया, वो अवहेलना कर दिया, वो नहीं गया, तो क्या करेंगे उसको हम लोग? तो उसके मैनेजर के पास क्या पावर है, क्या कर सकता है उसको? तो बाबू तुमको जानकर हैरत होगा कि मैनेजर क्या करेगा, उसको डिस्चार्ज करता है जॉब से। ठीक है, अगर उसको नोटिस देने के बाद भी नहीं आता तो मैनेजर क्या करे, डिस्चार्ज कर सकता है। और चाहे तो चीफ इंस्पेक्टर अगर मान लो जेन्युइन कारण नहीं सबमिट कर पाया, उससे मांग सकता है, उस समय बैठा देगा नौकरी से कि तुम्हारा नौकरी में तुम बैठो, अभी तुमको नौकरी से बैठाया जा रहा है, नौकरी करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और बैठाने के बाद क्या किया जाएगा, ठीक है, बैठा दिया उसको नौकरी से। और अगर मान लो फिर उससे मांगा जाएगा जवाब कि तुम जवाब दो कि तुम क्यों नहीं गए। अगर उसका जवाब से संतुष्टि मिलता है कि हाँ चलो ठीक है, इसका जेन्युइन कारण है, कुछ मान लो बोला कि सर हम कैसे जाते हैं, उसी दिन सर मेरा क्या हो गया कि मेरा घर में सर एक आदमी का ये हो गया, हमको जाना पड़ा, तो चलो ठीक है, उसका जेन्युइन कारण है इसलिए नहीं गया, ठीक है ना, तो वो एक कारण था, वो बताया, उसका जवाब से संतुष्टि मिला कि चलो ठीक है नहीं जा पाया। लेकिन अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो चीफ इंस्पेक्टर के पास उस मैटर को दिया जाएगा और हो सकता है उसको डिसमिस कर दिया जाए, नौकरी से ही हटा दिया जाए। मतलब पीएमई आईएमई पावर देख लो कितना दिया गया है कि अगर 2 नोटिस दिया नहीं गया तो उसको नौकरी से टर्मिनेट किया जा सकता है, निकाल दिया जा सकता है। ठीक है, तो पहला बात तो इसमें लिख के रखो, लिख दे रहा हूं मैं कि अगर कोई व्यक्ति नहीं जाता है, ठीक है, सेकंड और फाइनल नोटिस के बाद भी अगर नहीं आता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको अगर उसका जवाब संतुष्टिजनक नहीं होता तो उसको नौकरी से भी निकाला जा सकता है, उसको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। ये थोड़ा सा मुझे एक मिनट, मुझे थोड़ा सा मैं थोड़ा ना कंसंट्रेट कम कर पा रहा हूँ पढ़ाने को लेकर, पता नहीं क्या है। ठीक है, इसको लिख लो पहले जल्दी से। थोड़ा सा पानी लाइए ना, बहुत गर्मी लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा पानी दीजिए ना। 1 मिनट के लिए मुझे फैन मिलेगा क्या? हो गया बाबू। तो अदर इंपॉर्टेंट नोट में क्या मैं इसको लिखवा दूं कि लिख लोगे आप लोग? हाँ, आप लोग क्या इसको लिख लोगे, क्या मैं लिखवा दूं? लिखवा दें? ठीक है, तो क्या लिखवा दे क्या? लिखवा दे, लिखा दीजिए सर, लिख लो, लिखो। पहला पॉइंट लिखो इसमें नंबर, इफ अ पर्सन फेल, फेल, ठीक है, इफ ए पर्सन फेल, छोड़ दो, इफ ए पर्सन फेल, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति क्या होता है, फेल हो जाता है, इफ ए पर्सन क्या लिखे, फेल। मुझे थोड़ा सा पी लेने दो। इफ ए पर्सन फेल, इफ ए पर्सन फेल फॉर, फेल, फेल लिखो फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, फॉर सबमिट हिमसेल्फ। देखो मैं लैंग्वेज ना ऐसा लिखवा रहा हूं जस्ट तुमको समझ में आ जाए, मतलब एग्जैक्टली लैंग्वेज ये उचित नहीं है कि ऐसा लैंग्वेज में लिखना, मतलब ये सही लैंग्वेज नहीं है पूरी तरह, लेकिन मैं लिखवा रहा हूं कि तुम समझ में आए कि हाँ, कि ये इसका मतलब क्या निकला, तुम मीनिंग निकल जाएगा। इफ ए पर्सन फेल फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर गिविंग, देखो आफ्टर गिविंग, गिविंग सेकेंड एंड फाइनल नोटिस, फाइनल नोटिस, अगर दूसरा फाइनल नोटिस देने के बाद भी अगर वो व्यक्ति फेल हो जाता तो क्या स्टेप लिया जाएगा? तो एक नंबर सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, तो ही शैल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज सर्विस, तो क्या होगा, ही शैल बी डिस्चार्ज, उसको क्या करेंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज, ही शैल बी डिस्चार्ज फ्रॉम, ही शैल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज सर्विस। सोचो, उसको उसका सर्विस से निकाल दिया जाएगा, सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया, पहला नंबर। ठीक है, provided that person was rendering to himself liable to discharge the failure submitted himself to the medical examination shall be required to show why he did not comply specific and ask the reason,
एंड उसके साथ क्या होगा, एंड आस्क द रीजन, उससे रीजन पूछा जाएगा, ठीक है, रीजन REASON, रीजन मांगा जाएगा कि आप क्यों नहीं गए, रीजन बताओ कि क्यों नहीं गए, ठीक है। अगर उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है, सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा नंबर, अब अगर मान लो उससे रीजन पूछा, ठीक है, इफ हिज रीजन, अगर उसका जो रीजन है ना, हिज रीजन नॉट सेटिस क्या लिखो, नॉट सेटिस्फाइड या सेटिस्फैक्टरी, जो लिखना लिखो, नॉट सेटिस्फैक्टरी, देन क्या होगा, देन हिज सर्विस शैल बी टर्मिनेटेड, हिज सर्विस शैल बी टर्मिनेटेड, उसका सर्विस नौकरी क्या, वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल यहां पर और होता है, ठीक है। अब मान लो further that in case of the dispute the same for the report of the inspector for the same disputes on the by the owner. देखो, अब इसमें एक चीज और आता है, जैसे मान लो कि एक आदमी बोला, उसका एक चीज और यहाँ पे एक छूट दिया हुआ है, उस वर्कर का एक और पक्ष दिया गया है उसका बात रखने के लिए। अब जैसे मान लो वो आदमी क्या बोला कि सर मेरे लिए जेन्युइन रीजन है, बोले क्या जेन्युइन रीजन है भाई, सर मेरा घर में शादी था इसलिए हम नहीं गए मेडिकल एग्जाम नहीं करवाया, मेरे जो बोला नहीं, तुमको पहले भी हम बोले थे कि तुम बोला था कि सर मेरा ये कारण है हम नहीं गए, तुमको सेकंड नोटिस दिया फिर भी तुम नहीं गया। अच्छा कहानी क्या हो रहा है, थोड़ा कहानी को पहले समझाता हूँ, पहले घटना क्या घट रहा है, पहले इस चीज को जानो। देखो सबसे पहले क्या घटना घट रहा बाबू, अगर कोई व्यक्ति को मेडिकल एग्जामिनेशन का नोटिस M में दिया नहीं गया, N में दिया नहीं गया, तब क्या एक्शन होगा उसके बारे में बात है। अगर वो नहीं जाता है ना तो पर्सन फेल होता है फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन गिवन इन सेकंड एंड फाइनल नोटिस, तो क्या होगा उसको पहले डिस्चार्ज करेंगे, नौकरी से बैठा देंगे कि चल बैठ तू, बहुत हो गया तेरा। पहला बात उसका हाजिरी बनना बंद हो जाएगा, उससे रीजन मांगा जाएगा कि तुम क्यों नहीं गए, वो रीजन लिख के देगा। अगर उसका रीजन क्या है कि सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या करें टर्मिनेट कर देंगे। और अगर उसका रीजन संतोषजनक है तो उसको फिर से एक बार नोटिस देंगे एन फॉरम में अगेन कि चलो एक बार और तुमको मौका देते हैं। और उसका अगर रीजन सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो उसका क्या करेंगे, उसको जॉब से टर्मिनेट कर देंगे। तो बोला वो रीजन में मान लो लिख के दिया कि उसका घर में शादी, किसी का शादी था इसलिए नहीं गया, ठीक है। अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि नहीं ये कोई रीजन ही नहीं है, यहाँ पे तुम मेडिकल एग्जामिनेशन का बात कर, तुमको शादी है, तुम्हारे लिए शादी इंपॉर्टेंट है या कि मेडिकल जांच इंपॉर्टेंट है। तो बोला सर मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट, हमको शादी जाना जरूरी था। तो बोला नहीं कैसे मेडिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है जब तुमको हम पहले नोटिस देके रखे हैं। तो बोला नहीं सर हमको ज्यादा। तो दोनों में क्या हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है डिस्प्यूट। तो मैनेजमेंट क्या उसको टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। तो अगर कोई डिस्प्यूट जन्म ले लेता है तो उस केस में उस मैटर को 60 दिन के अंदर, ठीक है, 60 दिन के अंदर CI को रिफर कर देना होगा, ठीक है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर मान लो इतना टर्मिनेटेड होने के बाद भी क्या हो गया, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो झगड़ा हो गया, इन केस डिस्प्यूट अगर हो गया, डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट बिटवीन जो वर्कर है एंड मैनेजमेंट है, दोनों के बीच अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो इस केस में साफ साफ लिखा हुआ है क्या करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। द सेम शैल बी द सेम, द मैटर लिख लो, द मैटर शैल बी क्या किया जाएगा, मैटर को शैल बी रेफर रेफर कहां करेंगे हम लोग, रेफर कहां करेंगे, रेफर टू CI, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के पास हम लोग CIM के पास रेफर कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के पास रेफर कर देंगे, ठीक है, किस लिए, फॉर हिज डिसीजन, उसका निर्णय के लिए, फॉर हिज डिसीजन, वो जो बोलेंगे वही होगा। आप ही बताइए क्या करना है, ये मेरा बात सुन नहीं रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा। डिसीजन कितना दिन के अंदर, विद इन 60 डेज, ठीक है, विद इन 60 डेज ऑर्डर कम्युनिकेटेड बाय द ऑनर एंड मैनेजर ऑफ द माइन टू सेड पर्सन, विद इन 60 डेज, जब से ये सारा बात मैटर स्टार्ट हुआ ना उससे 60 दिन के अंदर, विद इन 60 डेज मतलब जब तुम उसको नोटिस दिए, जब तुम बताया कि तुमको डिस्चार्ज किया, डिसमिस किया जा रहा है, वहां से जब तुम्हारा कम्युनिकेट करना, ये जो नोटिस दिया ना, जब तुम नोटिस दिए उसको डिसमिस करने का, वहां से 60 दिन के अंदर तुमको मैटर को, वहां से 60 दिन के अंदर तुमको मैटर को भेज देना है किसके पास, चीफ इंस्पेक्टर के पास। जाओ तुम समझ लो अपना इंस्पेक्टर साहब से कि तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए। तो मोटा मोटी ये सारा चीज है, इस तरह से सारा चीजें होती है, ठीक है, ये सारा चीज होती है।
तो ये सारा का सारा बात रहा आप लोगों का, इस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे तुम देखो अदर इंपॉर्टेंट नोट में हमने क्या किया कि अगर कोई पर्सन क्या होता है खुद को फेलियर साबित होता है, खुद को मेडिकल एग्जामिनेशन में सबमिट नहीं कर पाता है, नोट मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाने जाता है, तो क्या होता है, इफ ए पर्सन फेल फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन तो क्या होगा, आफ्टर गिवन सेकंड एंड फाइनल नोटिस देने के बाद भी अगर नहीं गया तो क्या होगा, उसको जॉब से डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है, उससे कारण पूछेंगे। इफ हिज रीजन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी देन हिज सर्विस शैल बी टर्मिनेटेड, उसका नौकरी को टर्मिनेट कर देना है। और इन केस एनी डिस्प्यूट अगर हो जाता है कोई मैटर को लेके, तो उस मैटर को क्या करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर के पास भेज देंगे फाइनल डिसीजन के लिए कि 60 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर साहब ही जो निर्णय लेना है, जो बात बोलना है वो बताएंगे। तो मोटा मोटी अभी का क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे उस बात को हम लोग थोड़ा देखते हैं, क्या क्या चीजें इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको हम लोग करते हैं कि क्या क्या बातें थी इसमें। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि कोई व्यक्ति आता है, व्यक्ति ज्वाइनिंग करता है, तो ज्वाइनिंग के समय उसका पहला मेडिकल जांच होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईएमई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईएमई बोलते हैं, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा फिर क्या जांच होता है, दूसरा एक जांच होता है, अगर वो जब ज्वाइनिंग हो गया उसका, तो फिर एक पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं, पीएमई बोलते हैं। अब पीएमई का नोटिस कैसे देते हैं हम लोग, तो पीएमई का नोटिस हम लोग फॉर्म एम में देते हैं, पहला नोटिस 20 दिन पहले देते हैं। अब अगर मालूम नहीं गया तो फिर से एक बार मौका मिलेगा उसको, सेकंड और फाइनल नोटिस देंगे, फॉर्म एम एन में देंगे अब, ठीक है। उसका जो स्टैंडर्ड होगा पी और P1 के तहत उसका जांच होता है, ये समझ में आ गया। ओ में उसका रिपोर्ट बनेगा, रिपोर्ट को कॉपी 3 पीस बनता है, एक मेडिकल में रहता है, मतलब हॉस्पिटल में रहता है, एक कॉपी उस वर्कर के पास रहता है और एक कॉपी माइंस का ऑफिस में रखना होता है, 3 कॉपी रखना होता है। अब वो जो पीएमई का रिपोर्ट मेरा बना, ठीक है, पीएमई का रिपोर्ट जो मेरा बन के तैयार हो गया उसको हम लोग दे दिए। इसके बाद क्या है, अगर एक कुछ और कंडीशन है, जैसे क्या कि अगर वो व्यक्ति क्या होता है, अगर वो व्यक्ति मेडिकल में खुद को नहीं सबमिट करता, जांच नहीं होता है, तो उसका ये कंडीशन है। तो पहला हम लोग देखे, ए नंबर में देखे, इफ ए पर्सन फेल फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, पहला। अब अगर मान लो कि अगर कोई मेडिकल में ही जांच में फेल हो जाए, ठीक है, अगर मेडिकल जांच में अगर कोई फेल हो जाए तब क्या होगा, देखो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसको बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो पहला वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे समझ में आएगा, अगर वो फेल होता है तो इस तरह से काम होगा। तो बेसिक चीजें थी, बड़ा सिंपल था, यहाँ पे समझ में आ गया हुआ। सेकेंड नोटिस में ही नहीं होगा ना, ऐसे रुको पहले देखते हैं, डिस्चार्ज का पावर किसके पास है, मैनेजमेंट के पास। देखो अपॉइंटमेंट और डिस्चार्ज जब भी पूछे तो ओनर एजेंट मैनेजर, ठीक है, डिस्चार्ज करने का पावर ओनर एजेंट मैनेजर, जिसको मैनेजमेंट बोलते हैं। पीएमई एंड आईएमई में क्या क्या टाइप का जांच होता है, तुम P1 और P को पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, जैसे मैंने कहा स्केलेटन सिस्टम, आंख का जांच, कान का सुनने का जांच होता है, तुम्हारा क्या बोलते हैं कि इसके चेस्ट का एक्सरे होता है, ये सारी चीजें जांच होती है ना, ये सारी चीज इसका P और P1 में दिया गया स्टैंडर्ड, वहां पे समझ में आ जाएगा। ये सारी चीजें होगी बबुआ, हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, हम लोग इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को थोड़ा सा आगे और ले आते हैं। देखो तो ये वाला हो गया अदर इंपॉर्टेंट, हम लोग देख लिए नोट। अब इसमें दूसरा नोट, अदर इंपॉर्टेंट नोट में एक बात और, अब अगर मान लो कोई व्यक्ति मेडिकल जांच में अगर फेल हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मेडिकल जांच में फेल हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग बाद में करते हैं, इस क्वेश्चन को ना बाद में लिखते हैं, इस जो मेडिकल जांच में फेल होता है ना, इसको हम लोग बाद में करते हैं तो ज्यादा मजा होगा, ठीक है, ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो उस चीज से रिलेटेड है। उससे पहले हम लोग करते हैं कि पीएमई और आईएमई अगर करेंगे तो कितना अंतराल पे पीएमई और आईएमई का जांच होता है, ठीक है, पीएमई और आईएमई का जांच होता है ना डियर स्टूडेंट्स, तो कितने अंतराल पे पीएमई और आईएमई किया जाएगा, ठीक है, ठीक है, मतलब आईएमई का तो होता नहीं है, पीएमई का नॉर्मली होता है, तो पीएमई का जांच कितने अंतराल पर होता है, ठीक है, ठीक है, पीएमई वंस इन, हेडिंग लिखो, पीएमई वंस इन। नेक्स्ट कितना होगा, पांचवा सातवां पॉइंट होगा क्या, मेन हेडिंग सातवां होगा ना, पीएमई वंस इन, कितना नंबर होगा, 7 होगा ना 6 होगा यार, 6 होगा, चलो ठीक है। पीएमई वंस इन, पीएमई कितना, वंस इन, एक बार कब करवाया जाएगा, वंस इन या इंटरवल, पीएमई का इंटरवल कितना है, कितना अंतराल पे होता है, ठीक है, कितना अंतराल पे इसको पीएमई करवाना है पहला, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है एज के ऊपर, ठीक है, एज के ऊपर, एज हम डायरेक्ट कॉलम बना के लिख देते हैं एज, ठीक है, और पीएमई लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, और कंडीशन क्या उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जिसका उम्र, देखो कोई व्यक्ति का अपॉइंटमेंट कब मिलता है, जब उसका उम्र 18 साल होता है, अगर कोई व्यक्ति 18 से 45 साल का उम्र में है, एज क्या ईयर में, ठीक है, अगर 18 साल से 45 साल का उम्र में, तो उसका जो पीएमई होगा एवरी वंस इन 5 ईयर में होगा, पीएमई वंस इन, ठीक है, वंस इन कब होगा, एक बार में, तो 5 साल में एक बार होगा, वंस इन 5 ईयर, ठीक है, वंस इन कितना होगा, 5 साल में होगा। उसका एज कितना भाई,
तो एज है 18 से 45 साल है, तो पीएमई कब होगा? तो उसको 5 साल में एक बार उसका पीएमई होगा, पहला नंबर पॉइंट। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति का उम्र, बी नंबर पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति का उम्र 45 साल से ज्यादा है, 45 ईयर है, ठीक है, एक्सिड 45 ईयर टू, अगर किसी व्यक्ति की उम्र 45 साल से ज्यादा और 60 साल के पास है, 60 साल है, उस केस में उसका पीएमई का जांच कितना होगा? तो हर 3 साल में एक बार करके उसका पीएमई होगा। पीएमई कितना होगा? हर 3 साल में कितना बार करना होगा? एक बार उसका पीएमई का जांच होगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखते हैं किसी व्यक्ति की उम्र, अगर सी नंबर, अगर देखते हैं एक्सिड, किसी व्यक्ति की उम्र एक्सिड मतलब अधिक 60 साल, 60 साल से अगर ज्यादा हो जाए तो उसका जो पीएमई का जांच कब होगा? तो वंस इन ईयर, मतलब पीएमई जो होगा उसका साल में एक बार करके उसका पीएमई होगा। तो मोटा मोटी आपको बात समझ में आ गया बाबू? यहाँ पे मैंने कहा था पीएमई कब कब होता है, तो अगर किसी डिपेंड करता है व्यक्ति की उम्र के ऊपर, ठीक है, व्यक्ति की उम्र के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे लगता है ग्रीन कलर का ठीक से शो नहीं हो रहा है, तो मैं काम करता हूं, मैं रेड और इसी से लिखता हूं, ठीक है, रेड और ब्लू से लिखता हूं। सी नंबर में मैंने क्या कहा? अगर किसी के व्यक्ति की उम्र कितना है? एक्सिड, एक्सिड कितना है? 60 साल, तो उसमें कितना होगा? तो उस केस में अगर पीएमई देखोगे तो उसका होगा 1 ईयर में एक बार होगा। इसके अलावा और भी जगह है जहां पीएमई करवाना होता है। कब करेंगे हम लोग? अगर कोई रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन है, ठीक है, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन, डी नंबर क्या है वो? रेस्क्यू, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन जितने भी होंगे उसका पीएमई कितना होगा? उसका पीएमई होगा वंस इन 12 मंथ, 12 महीना में एक बार होगा। दोनों में अंतर, ये कैलेंडर ईयर है, ये इंटरवल है, ठीक है, तो साल में कभी भी तुम एक बार करवा लो चलेगा। और ये क्या है? 12 महीना मतलब नवंबर से स्टार्ट किया तो नवंबर महीने में ही होगा, ये अंतर है दोनों में, ठीक है। अरे यार इसको ब्लू से लिखना था ना, डी नंबर क्या होगा? रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन, सॉरी पर्सन, PRH1, पर्सन का कितना होगा? 12 मंथ में होगा, ठीक है। अब इसके बाद में स्टार्ट करता हूं, 12 मंथ हो गया। अब इसके बाद ई नंबर में देखो, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जो ठीक है, वर्कर, अगर कोई व्यक्ति एस्बेस्टस, ठीक है, और मिलिंग फैक्ट्री में काम कर रहा है, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, एस्बेस ASBO BEST, एस्बेस्टस ASBES, एस्बेस्टस, और मिलिंग, मिलिंग मतलब जहां पर क्या हो रहा है? जहां पर स्क्रीनिंग और मिलिंग फैक्ट्री, जहां पर कोयला का मतलब क्या हो रहा है? कोयला का क्या हो रहा है? ग्राइंडिंग वगैरह हो रहा, फाइन किया जा रहा कोयला को, ऐसा फैक्ट्री में अगर कोई काम कर रहा ना, तो उसका क्या होगा? 1 ईयर, उसका क्या होता है? 1 ईयर में एक बार होता है, ठीक है। और इसके साथ एक और है, F नंबर में लिखो, ठीक है, F नंबर में लिखो, अगर कोई व्यक्ति 1 ईयर हो गया, 1 ईयर होगा, ठीक है, ये हो गया। तो मोटा मोटी ये सारा पीएमई का कंडीशन है जिसमें हम लोग पीएमई का जांच करेंगे हम लोग, ये सारे होगी, इसको लिख लो बाबू। एक और कंडीशन है यार कि कुछ इंटरवल पर अगर कोई व्यक्ति इतना दिन के बाद ज्वाइन करता है ना, उसको पीएमई करवाना होता है। अच्छा उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा और डेटा क्या है एग्जैक्टली, कुछ एब्सेंटिज्म पे है कि 6 महीना या कुछ एब्सेंटिज्म है। अच्छा एक बात और, ये जो पीएमई होता है किसका होगा? पीएमई और आईएमई किसका होगा? मैं बता देता हूँ, जितने भी परमानेंट एम्प्लॉय उनका होगा, जो ट्रेनिंग पर्पज के लिए नहीं आया उनका होगा, ठीक है, जिसका 6 महीना ज्यादा जॉब है उसका होगा, समझ में आया? तुम पीडीपीटी में बोलो सर मेरा भी करिए, नहीं होगा। जो परमानेंट एम्प्लॉय है उसका होता है, ठीक है, पीएमई उसी का होता है, पीएमई आईएमई उसी का होता है, ये हो गया। अब इसके अलावा देखो कुछ और जांच है, जैसे क्या जांच है उसको भी मैं लिख दे रहा हूं, देखो नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली क्या जांच है? आई टेस्टिंग ऑफ HEMM ऑपरेटर, ठीक है। इसके अलावा और कुछ टेस्ट है जो करवाना होता है रेगुलर, पीएमई नहीं करवाएंगे लेकिन अलग टेस्ट। क्या क्या टेस्ट है भाई? अलग तरह का टेस्ट, क्या क्या अलग तरह का टेस्ट, जैसे क्या क्या टेस्ट है? जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक बार अब इसको मैं नंबर के हिसाब से लिखता हूं, ठीक है। एक नंबर आई टेस्ट, EYE, आई टेस्ट किसका? HEMM ऑपरेटर, उसका भाई HEMM ऑपरेटर, MM ऑपरेटर। जैसे क्या हो गया? HEMM ऑपरेटर मतलब सर क्या बोलना चाह रहे हैं? इसका मतलब है डंपर ऑपरेटर हो गया, सोबेल ऑपरेटर हो गया, जो बड़ा बड़ा मशीन है, ड्रिल मशीन, उसका ऑपरेटर हो गया। तो इसका आंख का जांच करवाना होगा, कितना अंतराल पे होगा? 1 साल में, 1 साल में आप आंख का जांच करवाइए, बाकी मत टेस्ट कराओ चलेगा, लेकिन आंख का जांच 1 साल में करवाना होगा, ठीक है, 1 साल में करवाना होगा, एक्स्ट्रा करवाना होगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, अब लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति, देखो इसके बाद क्या है? दूसरा नंबर स्टूल एग्जामिन, स्टूल मतलब क्या होता है? स्टूल मतलब क्या बोलते हैं उसको हम लोग? लेटरिन का एग्जामिन करना होगा उसका, है ना, स्टूल का एग्जामिन करना होगा, स्टूल एग्जामिन करना होगा, एग्जामिन करना होगा। किसका स्टूल एग्जामिन करेंगे भाई?
स्टूल एग्जामिन ऑफ, किसका करेंगे? ऑफ, ठीक है। वर्कर एंगेज इन स्टेमिंग मटेरियल प्रिपरेशन, वर्कर engaged in stemming material preparation, stemming material preparation। अगर कोई व्यक्ति जो स्टेमिंग मटेरियल बना रहा है ना, गोला माटी बना रहा है, स्टेमिंग मटेरियल मतलब क्या हो गया यार, जिससे स्टेमिंग कर रहे हैं वो हो गया, तो उसका बना रहा, तो उसका स्टूल का जांच है ना, उसका लेटरिन का जांच करवाना होगा, कितना में? 6 महीना में एक बार करवाना होगा, 6 महीना में एक बार करके उसको जांच करके देखना होगा कि किसी तरह को बीमारी से तो नहीं ग्रसित है। एंड चेस्ट रेडियोग्राफी, इसी व्यक्ति का एंड चेस्ट का रेडियोग्राफी करना होगा, CHEST, चेस्ट रेडियोग्राफी, ठीक है, चेस्ट का रेडियोग्राफी करना होगा, RADIO रेडियोग्राफी, GRAPHY रेडियोग्राफी करना होगा। कितना बार में करेंगे? 1 ईयर में, 1 साल में करेंगे, 1 साल में होगा। तो ये सारा चीज करना होगा, ये सारा चीज को हम लोग करेंगे। तो मोटा मोटी सारी बात रही। आप देखो, अगर किसी व्यक्ति का PME और IME करते हैं हम लोग, तो क्या क्या चीजें रहा इसमें। तो PME और IME का अगर भेजते हैं तो नॉर्मली 18 से 45 साल, तो 5 साल में एक बार होगा, 45 से 60 साल है तो 3 साल में होगा, और 60 साल से व्यक्ति हो तो 1 साल 12 महीने 1 साल में होगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात नोट करने लायक, जो तीनों कंडीशन लिखे हो ना, इसमें एक चीज नोट करना कि जो एक्सरे होगा, एक्सरे किसी भी हाल में जो एक्सरे होगा ना, वंस इन 3 मंथ, इसी को बगल में लिख लो, जो एक्सरे मेरा होगा ना बाबू, एक्सरे नहीं होगा इस केस में, एक्सरे हमेशा क्या होगा? वंस इन 3 ईयर, 3 साल में एक ही बार एक्सरे होगा। PME करवाएंगे लेकिन उसमें एक्सरे का जांच नहीं होगा। ये तीनों केस में, एक साल वाला केस में एक्सरे का जांच केवल 3 साल में एक ही बार होगा। ऐसा नहीं कि तुम PME भेजो उसमें एक्सरे जांच कर दिया, उसका चेस्ट बचेगा ही नहीं यार, खोखला हो जाएगा अंदर से वो, है ना। तो इन तीनों केस में 1 साल में तो करना है, लेकिन एक्सरे हर 3 साल में एक ही बार होगा। एक्सरे का जांच के लिए छूट है, एक्सरे 3 साल में एक बार जांच करना, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई। तुम सोच रहे हो ना PME IME करा रहा, बहुत अच्छा है, मेरा 2 बार एक्सरे किया, मेरा 3 बार किया, खुश मत होना यार। जितना बार एक्सरे किया जा रहा, मोटा मोटी 6 से साल भर उम्र घट गया तुम्हारा, इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। एक्सरे बार बार करवाओगे चेस्ट का। हाँ, मिलिंग वाला 12 मंथ होगा ना, मिलिंग वाला 12 मंथ होगा। 1 मिनट में चेक कर लेता हूं, रुको। 1 ईयर तो लिखा हूं, मेरा किताब में नहीं मिल रहा, मेरे पास नोट्स में ही लिखा हुआ है, इसको लिख के रखो, ठीक है। बाद में होगा तो चेंज करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये सारे जो वर्कर जा रहा है, जैसे मान लो तुमको बोले कि तुम्हारा उम्र कितना होगा, देखो तुम्हारा उम्र 60 साल से ज्यादा है, ठीक है, तुम जा रहे हो, तो तुम्हारा जांच 1 साल में होगा। या तुम मान लो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन हो, तो तुम्हारा हर 12 महीना में मेडिकल PME होगा। तो PME जांच होगा ना, तो उसमें एक्सरे नहीं होगा, एक्सरे छोड़ के बाकी जांच होगा। एक्सरे 3 साल में एक बार होगा। एक बात, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो एक्सरे होता है ना, वो क्या होता है? रेज होता है। एक्सरे के बारे में पता है एक्सरे क्या होता है? एक्सरे खोज कौन किया था? रंजन नामक साइंटिस्ट किए थे एक्सरे खोज, ठीक है। एक्सरे खोज, एक्सरे 2 तरह होता है, एक सॉफ्ट एक्सरे होता है, एक हार्ड एक्सरे होता है। तो बता, तुम लोग में से कोई मुझे बता सकता है कि सॉफ्ट एक्सरे ज्यादा खतरनाक है ना हार्ड एक्सरे? कौन सा एक्सरे ज्यादा खतरनाक होगा, सॉफ्ट वाला ना हार्ड वाला? क्यों सॉफ्ट वाला ज्यादा खतरनाक होगा भाई? सॉफ्ट वाला क्यों खतरनाक होगा? सॉफ्ट वाला अगर खतरनाक है तो क्यों सॉफ्ट वाला खतरनाक होगा? तुक्का मार रहा। बता देते हैं, सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे में क्या अंतर होता है। जो सॉफ्ट एक्सरे होता है ना, एक्सरे क्या होता है, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि दो कैथोड ट्यूब के अंदर क्या किया गया था, 10 लाख के आसपास वोल्टेज को सप्लाई करके दिया गया था, तो कुछ अदृश्य किरण पास हुआ। रंजन नहीं ना रिसर्च किया था भाई, कि कैथोड ट्यूब के अंदर रखते 2 डिफरेंस पोटेंशियल प्लेट को रखा,
तो क्या देखा कि कुछ अदृश्य किरण पास हो, उसी का नाम एक्सरे हो दिया कि भाई कुछ गया, उसका नाम एक्सरे। बाद में साइंटिस्ट लोग उसको डिस्कवर किया तो पता चला इसमें अल्फा है, बीटा है, गामा है, 3 तरह किरणें होती है, ठीक है नहीं। मोटा मोटे एक्सरे में ही होता है 3 तरह किरणें। अब ये 2 तरह होता है, एक सॉफ्ट एक्सरे होता है, एक हार्ड एक्सरे होता है। सॉफ्ट मतलब क्या होता है, इसमें वोल्टेज डिफरेंस कम होता है, और हार्ड में क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा होता है, उसको हार्ड एक्सरे बोलते हैं। तो नॉर्मली शरीर से वैसा एक्सरे पास होना चाहिए जो हार्ड हो। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा ना, सारा का सारा रे तुम्हारा बॉडी को पेनिट्रेट करके पार हो जाएगा। एक्सरे का मतलब मत सोचो कि सर एक्सरे मतलब कोई तुम्हारा शरीर से रे पार हो रहा है, आर पार होता है, समझ में है ना। तो हार्ड एक्सरे होने से फायदा ये मिलता है वो कि वो तुम्हारा बॉडी से टकराती है और जो रे होता है ना पास हो जाती है, जितना तुम्हारा शरीर से कुछ बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। सॉफ्ट में क्या होता है कि बहुत सारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा, रेडिएशन का इफेक्ट पड़ेगा और तुम बीमार पड़ जाओगे जल्दी। इसलिए एक्सरे क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। हार्ड वाला एक्सरे ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो मोटा मोटे ये तुम्हारा कुछ पार्ट रहा। पीएमई का जो जांच में हम लोग देखें कि एज कितना होना चाहिए, 18 से 45 साल, ये सारी रही। ये कुछ इंफॉर्मेशन रहा सारा का सारा बात। इसमें एक चीज छूट रहा है ना, एक कंडीशन और है, एब्सेंट के ऊपर है। अगर कोई व्यक्ति एब्सेंट होता है ना तो उसको फिर से पीएमई करना होता है। हमको लग रहा है 6 महीना है, इन केस ऑफ एब्सेंटिज्म 6 मंथ है। तुम लिख के रख सकते हो, मतलब यहां पर चाहो ना तो 6 मंथ में करना होगा, ठीक है। एक बात तुमको करना होगा, मान लो लॉन्ग एब्सेंट में है ना, 6 महीना से अगर ज्यादा एब्सेंट है तो उसको पीएमई करना होता है। तो ये वाला ना तुम लिख के कहीं रखो, ठीक है। इसको कंफर्म मैं मोहर नहीं लगा रहा हूं, इसको मैं पढ़ूंगा, खोजूंगा कहां पर मैं पढ़ा था, उसके बाद में इस पर कंफर्म मोहर लगाऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो मोटा मोटी ये सारी जांच हो गई। आज का क्लास में हम लोग क्या देखे, आज का क्लास में मैंने मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में देखा कि मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होता है। अब एक बात, इसमें एक पॉइंट पूरा का पूरा पार्ट छूटा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति मान लो कि मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल हो जाएगा, मान लो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने गया और जांच में बोला ले तुम्हारा मेडिकल एग्जामिनेशन, अरे तुम्हारा तो है ही नहीं, तुम तो फेलियर है, तुमको तो कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन करने का कुछ। तब उस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, उस केस में क्या नियम बनेगा, क्या कानून होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसमें क्या करना होता नहीं होता, उस समय एपिलेटेड मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच होता है, उसका रिपोर्ट बनता है, उसका सारा का सारा चीज उसमें आएगा। तो वो वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके साथ वो एक छोटा सा टॉपिक है, मोटा मोटी मुश्किल से वो वाला 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, 15-20 मिनट खत्म हो जाएगा। उसके साथ उसी क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी नोटिफाइंग डिजीज है उसके बारे में पढ़ लेंगे, नोटिस कैसे दिया जाएगा नोटिफाइंग डिजीज के बारे में उसी क्लास में खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जब भी हो, अच्छा कल का क्लास के बारे में थोड़ा समझा देता हूं बाबू, आप लोग ध्यान से समझ लो। कल का जो क्लास होगा, कल हम लोग किसके ऊपर क्लास करेंगे, कल पूरा का पूरा आपका क्लास जो एग्जाम का तैयारी, जो एग्जाम देना चाह रहा है, कोई बच्चा देने जा रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वैसा बच्चा जो चाहता है कि मेरा एक अटेम्प्ट में जॉब निकल जाए, उन सब के लिए कल क्लास इंपॉर्टेंट है। कल क्लास में जो सिलेबस चल रहा है उससे रिगार्डिंग क्लास नहीं होगी, कल हम लोग टोटली एकदम अलग चीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल का क्लास क्या होगा, टोटली डिफरेंट होगा बाकी दिन से। सिलेबस हम लोग फिर परसों से स्टार्ट करेंगे, अपना सिलेबस कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास बृहस्पतिवार से स्टार्ट करेंगे। कल ऐसे ही क्लास है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, तो आप लोग कोशिश करना कि उस क्लास को अच्छे से अटेंड कर पाए। हाँ, यूपीपीएससी वाला क्लास होगा, माइंस इंस्पेक्टर हो गया, डीजीएमएस का सरदार का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, ओवरमैन का एग्जाम देने जा रहे हो, वो होगा। या फिर तुम्हारा जो पुराना जो सीसीएल में, डब्ल्यूसीएल में, एनसीएल में, एमसीएल में, ठीक है, ईसीएल में, जहां पर भी एग्जाम हो उसका जो क्वेश्चन पेपर क्या है उस पर होगा। डीजीएमएस अगर कोई एग्जाम लिए उस पर एग्जाम जो पेपर है उस पर होगा। माइंस इंस्पेक्टर में एग्जाम हो उस पेपर की पर क्लास होगा। ये सारी चीजें क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, तब हम लोग का एबिलिटी इतना हो जाना चाहिए कि हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाए, एग्जाम में अपने आप को अपेयर कर पाए। ये टारगेट के साथ हम लोग उस चीज को स्टार्ट करेंगे। तो मोटा मोटी टॉपिक रहा, 2-3 लाइन छोड़ देना टॉपिक के बाद 2-3 लाइन छोड़ के लिखना, जब भी लिखोगे याद रखना 2-3 लाइन छोड़ देना। और एक नोट अभी लिखना बाकी इसमें क्या, कि अगर किसी का एब्सेंटिज्म में कितना दिन का एब्सेंटिज्म होने पर उसका पीएमई करवाना, हमको लग रहा है 6 महीना है, 6 महीना एकदम कंफर्म है, और ऑप्शन रहेगा तो 6 महीना में मारता। तो ये चीजें हैं, तो बहुत दिन का पहले का मतलब दिमाग में था तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। तो ये सारी चीजें रही आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों में से अगर कोई बच्चा जवाब देना चाहे तो दे सकता है। 6 महीना है क्या? टीचमेंट में करवाए क्लास का, हाँ तो टीचमेंट में हम ही लोग को तो एप्लीकेशन में होगा। कल का क्लास बाबू हम ही लोग का एप्लीकेशन में होगा, कल यहीं पे क्लास होगा, कल इसी एप्लीकेशन में क्लास होगा, कल इसी एप्लीकेशन में जहां क्लास का रिसीव होगा, ठीक है। उसके लिए निश्चिंत रहो। टाइमिंग गधा 8 बजे से होगा, टाइमिंग क्या ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है, और क्या 8 बजे फिक्स, 8 बजे होगा।
हाँ, सारा एम्प्लॉय, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हो, जितने भी वर्कर है, सबका पीएमआई में होता है। ऐसा नहीं किसी का नहीं, सबका पीएमआई होगा। इसका 3 साल में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 3 साल में करो ना, 3 साल में तो आ ही रहा, इस समय 3 साल में होगा। अगर ये 5 साल में जा रहा तो 5 साल में होगा। इसका जो टाइमिंग है उसी समय, जब ये पीएमई जाएगा से 3 साल में गया था 3 साल में करेंगे, ये 5 साल में गया था 5 साल में होगा। 3 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 3 साल से पहले नहीं होना चाहिए। एफिलिएटेड मेडिकल बोर्ड वाला छूट नहीं गया राहुल, छूटा नहीं है ये, मैंने बताया कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब नेक्स्ट क्लास होगा तो एफिलिएटेड मेडिकल बोर्ड और साथ ही साथ किसका, एफिलिएट मेडिकल बोर्ड और तुम्हारा नोटिफाइंग डिजीज दोनों एक साथ होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में होगा। यही लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हमको लग रहा है। अच्छा, लीव वाला बचा हुआ है, ठीक है, लीव वाला एक छूटा हुआ है, लीव वाला और ये 2 टॉपिक बचा, हम लोग कवर अप कर लेंगे, हो जाएगा। ये सर सारा जांच किस बुक में, माइंस रूल में क्या है सर? सेकंड नोटिस मिलता है सर आईएमए में से, हाँ मिलता है, आईएमए में सेकंड नोटिस मिलता है। ई एंड बी वाला हिंदी में बताए ना सर, ई एंड बी, ई एंड बी, ई वाला एस्बेस्टस एंड मिलिंग 1 ईयर। एस्बेस्टस का मतलब हो रहा है, एस्बेस्टस का मतलब हो गया कि जैसे एस्बेस्टस का खदान होती है ना वहां पर, और कोई मिलिंग जैसे स्क्रीनिंग प्लांट हो गया, मिलिंग हो गया, वहां पर तुम्हारे इसमें आएगा। आवर ऑफ वर्क भी छूटा हुआ है, बात सही है रनिस, आवर ऑफ वर्क भी बचा हुआ है, वो सब आएगा उसी में करेंगे। अच्छा, एस्बेस्टस और मिलिंग 12 मंथ है, ठीक है ना, उसका कहना है एक बच्चे का सर 12 महीना। एक काम करो, यहाँ पर तुम लोग ना ऑप्शन में पक्का कंफर्म 12 महीने लिखे हो ना, ठीक है, इसको 1 ईयर की जगह 12 महीना लिख के, 1 ईयर को ना और 12 महीना लिख के रखो, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे ना, स्लैश करके लिख के रखो, तो हम लोग जब आएगा तो एक को काट देना, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख के रखो। देखो यार, एक चीज को तो तुमको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, या तो टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर नॉर्मली पढ़ के निकल जाना पड़ेगा। 2 चीजें हो सकती है। एक होगा सर टाइम देंगे हम प्रॉपर पढ़ने के लिए, कि सर हम पूरा टाइम दिए। तुमको जानकर हैरत, तुम देखो ना, फिर भी एक तो हम लोग टारगेट लेके स्टार्ट किए कि 10 दिन में खत्म करना, तो 2 सप्ताह में खत्म हो रहा है। तुम सोच के देखो कि हमने टारगेट लिया कि सर 10 दिन में खत्म करना है, तो 2 सप्ताह में खत्म हो रहा है पूरा का पूरा क्लास, मतलब 15 दिन में खत्म हो रहा है, मैक्सिमम 15 दिन मान के चलो। 10 तारीख को स्टार्ट किए, आज कितना तारीख है, 18, मतलब 8 दिन हुआ क्लास का, और 2 क्लास है। अगर कल क्लास ले लेते वेडनेसडे को भी तो रेगुलर खत्म हो जाता, लेकिन हम लोग बीच में एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ रहे हैं। शनिवार को एक्स्ट्रा क्लास चला है कि नहीं, तो जो एक्स्ट्रा क्लासेस चलती है तो उसमें भी टारगेट होता है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए। मेरे पास जितना अपॉर्चुनिटी मैं उतना पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। कितना दिन में खत्म हो जाना, थोड़ा पेशेंस रख के क्लास करो। मुश्किल से मुझे लग रहा है 15 दिन में अगर खत्म भी होता है ना तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। 10 तारीख से स्टार्ट किया, मान लो 25 तारीख को खत्म हुआ, 15 दिन में खत्म हुआ, तो क्या इशू है? वैसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि यहाँ तरह पहाड़ टूट गया, क्यों इतना दिन लग गया, वो सब नॉर्मल चीजें है ना, इस पे इतना ज्यादा मतलब नहीं फोकस होना चाहिए हम लोग। क्या हम लोग को करना चाहिए कि सीखे कि नहीं अच्छा से। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, देखो तुम केवल पढ़ा नहीं, तुमको हर एक चीज याद हुआ है कि नहीं, बोलो। सबसे बड़ा संतुष्टि वाला चीज नहीं है, बोलो तो ये कि क्या सिर्फ तुम पढ़े, बोलो क्या ये संतुष्टि वाला चीज नहीं कि सर हम केवल पढ़ के छोड़ दिए, सिर्फ नोट से बन गया, सर याद तो नहीं है सर हमको, ठीक है, नहीं ऐसा है क्या, बोलो। नहीं बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोग केवल पढ़े नहीं, इसके साथ हम लोग याद कर लिए हर एक चीज को, सब चीजों घोल के पी गए। ऐसा कितना बच्चा है जिसको लगता है कि नहीं याद नहीं हुआ, जिसको याद नहीं हुआ डाउट है, जिसको याद हुआ डाउट है, जिसको यस वो यस में रिप्लाई दे, जो मेरी बात से सहमत है कि हाँ सर एकदम कॉन्फिडेंट बढ़ा है, याद हुआ है, और जिसका नहीं वो नो में रिप्लाई दे दे। तब ऐसा कोई बच्चा जो नो बोल के मैसेज करना चाह रहा है, सर एकदम नहीं समझ में आया, एकदम नहीं सर एकदम सब पार हो गया, तो हमको लगता है क्लास में भी 100 बच्चा अगर है तो 100 बच्चा में से लगभग 99 बच्चा ऐसा होगा जो क्लास शुरू से कर रहा है, तो सारे बच्चों को एकदम सब चीज याद हो गया होगा पूरा का पूरा क्लास। तो क्लास का सबसे खास बात ये होगा कि क्लास को सिर्फ पढ़ा के छोड़ देना, भाई तू जा अपना जो करना कर, हम तो पढ़ा दिए, वो नहीं है। तुमको सिखाना और लर्न करवाना पार्ट, ठीक है नहीं, तो दोनों चीजें मायने रखती है बाबू। इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे भी। अगर मैंने देखो एक चीज क्या होती है, मेरे पास एक टारगेट होता है, सबसे बड़ा बात मेरे पास हम टारगेट लिखे 10 दिन में खत्म करना है, ये अब 2 दिन बढ़ भी गया तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं और जाओगे 2 महीना लगेगा रूल पढ़ने में। अगर मेरी बात से तुम सहमत नहीं हो ना, तुम जाके किसी भी अपना बच्चा से दोस्त से पूछ लेना कि भाई तेरा सीएमआर पढ़ने में कितना टाइम लगा। 6 महीना से कम तो बोल ही नहीं पाएगा वो, 3 महीना तो 4 महीना तो मिनिमम बोलेगा, 3 महीना तो लगा। और हम लोग रूल को केवल 7 से 10 दिन, आज 8वां दिन है, 8 दिन में लगभग 80% से ज्यादा खत्म हो गया है, केवल 2 पार्ट बचा, वो भी इतना डिटेल्स में पढ़े तब जाकर ये लगा। थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट मारे होते हैं ना तो जल्दी हो जाता है, ठीक है।
गंगाधर रजक मोर देन लेस देन में, ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम लोग, क्या हम लोग कोशिश करेंगे मोर देन लेस देन वाला जो डाउट हो रहा ना, तो एक बार और करेंगे कि आज का क्लास में रहने दो, कल इससे रिलेटेड एक नोट हम बनाते हैं अच्छा से कि मोर देन लेस देन ये वो दिस दैट क्या है, कहाँ से क्या अंतर होता है, उससे रिलेटेड एक हम नोट बना लेते हैं, उस नोट से फिर एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए, बेहतर तरीके से ब्रेन को शांत करके पढ़ाते हैं। तो उसमें कल का क्लास का आखिरी में ले लेंगे एक बार और, अगर किसी को डाउट है तो, और आप लोगों से भी राय ले लूंगा कि इसको करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो मोटा मोटी सारा रहा, और कल का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है। कल का क्लास करके तुमको एहसास होगा इस बारे में कि जो मेरी बातें मैं बोलता हूं ना कि आप एग्जाम के लिए ना बेस्ट लेवल का तैयारी कर रहे हो, कल आप क्लास करोगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा, ठीक है। वैसे अभी तक तो एहसास तो है ही, जो पुराना बच्चा उसको तो कोई डाउट ही नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको पता है कि हर चीजें हम लोगों के यहाँ पे बेस्ट, मतलब हर जितना मेरे से हो पाता है, सबसे बड़ा बात है मेरा से जितना हो पाता है। देखो हो सकता है कोई मेरे से भी बेस्ट हो, नो डाउट बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरा से जितना एफर्ट होता है मैं उतना करता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। जितना होता है मेरा 100 बन पड़ता है। अभी 2-4% घट गया है, कारण है बच्चा छोटा है ना, थोड़ा सा ये सीख गया है बाबू का ना, थोड़ा सा ना सीख गया, क्या सीख गया, लर्निंग इसमें आ गया कि अगर हम जगे हुए हैं तो मेरे पास कुछ चाहिए जो हमको प्यार करे, हमको बोले, ये ऐसा नेचर का हो गया। तो थोड़ा सा इसके प्रति ये थोड़ा सा टाइम चला जाता है आजकल, तो ये थोड़ा दिक्कत होती है, बात बाकी सब ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो तो गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि। हम लोग कल स्टार्ट करते हैं, कल तुम लोग बेहतर तैयारी के साथ आओ क्लास में और एकदम पढ़ कर आओ, जितना चीज है ना पढ़ कर आओ, क्योंकि हम लोग कल टारगेट रहेगा ना कि हम लोग कोई पेपर को सॉर्ट आउट करेंगे, और कल का टारगेट जैसा पेपर को सॉर्ट आउट करेंगे तो साथ में आप क्या करोगे, आप अपना नंबर भी लिखोगे कि आप टोटल कितना स्कोर कर पा रहे हो, एक ईमानदारी के साथ, कि अगर वो एग्जाम देने का आपको मौका मिलता तो उस एग्जाम में आप कितना मार्क्स उठा पाते। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, उसका काउंटर क्वेश्चन भी करेंगे। काउंटर क्वेश्चन क्या होता है कल हम बताएंगे, काउंटर क्वेश्चन किसको बोलते हैं और कैसे एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए एग्जाम के समय हम लोग, ठीक है। इससे हम लोग कम समय में एक अटेम्प्ट में जॉब ले सकते हैं। देखो पढ़ना सिर्फ नहीं होता यार, टॉपर लोग का सिलेक्शन नहीं होता है, एक नॉर्मल बच्चा एग्जाम क्रैक कर लेता है कि नहीं। तो क्या बात है कि एक कारण है कि वो बच्चा क्रैक कर लिया, तो उसके बारे में कल क्लास में चर्चा करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो तब तक के लिए सिर्फ धैर्य रखो, बाय, गुड नाइट, ठीक है, स्वीट ड्रीम, ठीक है। चलो सभी को शुभ रात्रि, बाय।